बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है क्लास 10th के सिलेबस का एक पार्ट जिसे हम जानते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के नाम से। अब ये है क्या चीज़? हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में जान चुके पूरा बहुत अच्छे से कि क्या होती थी। 9th क्लास में हमने बहुत अच्छे से जाना है, जिसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म होती थी। यानी अभी तक हमने सिंगल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जाना है, यानी सिंगल फॉर्म। ठीक, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म हुआ करती थी और इसमें शर्तें थी कुछ कि ए बी सी रियल नंबर होंगे और ए बी ज़ीरो नहीं हो सकते और डिग्री ऑफ वेरिएबल यानी डिग्री 1 होगी, यानी वेरिएबल की पावर 1 होगी। ठीक, हाईएस्ट पावर को बोलते हैं डिग्री। ये सारी बात हमें पता ही है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फ़र्क क्या है? फ़र्क बस इतना था, वहाँ पे सिंगल थिंग्स थी, सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था। यहाँ हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब वहाँ सिंगल था, यहाँ निकाह हो गया। ठीक, यहाँ पे निकाह हो गया। अब दूसरी ज़िंदगी शुरू हो जाएगी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की, है ना? तो ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आएंगी, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, ज़्यादा सवाल आएंगे। तो अब ज़्यादा आएंगे तो फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन्स भी होंगी और ज़्यादा झमेले भी होंगे। तो वही सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। ठीक है, शुरू करते हैं कि है क्या। अब तक क्या था? हमारे पास एक ही फॉर्म होती थी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के लिए। ये एक ही फॉर्म होती थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अब तक। अब क्या होगा? अब पेयर हो गया तो दो होंगी। ठीक है भाई, दो होंगी। अब ये तो दोनों सेम है भाई, कोई तो फर्क हो? हाँ फर्क है, कर दो फर्क। a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2। ठीक, ये हो गया पेयर। पूरा क्या कहलाएगा? एक पेयर कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक, यानी दो लीनियर इक्वेशन है और उन्हें एक साथ कंबाइन किया है तो वो पेयर बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब ये पेयर तो बन गया, शर्तें सारी वही रहेंगी। कौन सी? जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की थी। बस फर्क क्या आएगा? फर्क सुनो कि टू लीनियर इक्वेशन, अब ऐसा नहीं है कि कोई भी दो लीनियर इक्वेशन हो उन्हें हम कंबाइन करके पेयर बना दें, ना, हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। अब जैसे एक ये होती, कोई दूसरी लीनियर इक्वेशन अलग लिख रही होती तो हम उन दोनों को पेयर बोल दें। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम किसको बोलेंगे वो सुनो पहले। कि दो लीनियर इक्वेशन हो और कैसी? सेम उसके अंदर दो वेरिएबल हो, यानी दो लीनियर इक्वेशन हो अलग अलग लेकिन सेम वेरिएबल रखती हो, और टू वेरिएबल है तो दो वेरिएबल रखती हो, तो वो लीनियर इक्वेशंस का पेयर जिसके अंदर सेम वेरिएबल मौजूद हो। टू वेरिएबल्स हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो दो वेरिएबल मौजूद हो, तो उसे हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे यहाँ भी x वेरिएबल था, y, यहाँ भी x और y वेरिएबल है। अब मैं यहाँ लिख देता a2p प्लस b2q प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये पेयर नहीं बनता। पेयर कब बनेगा? जब दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर क्या सेम होना चाहिए? वेरिएबल सेम होना चाहिए। क्या? वेरिएबल सेम होना चाहिए। तो टू वेरिएबल्स है तो दो वेरिएबल्स हैं तो दोनों ही सेम होने चाहिए, तो अभी वो कहलाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। नंबर चाहे अलग अलग हो, जैसे मैंने यहाँ a1 नंबर माना, यहाँ a2 मान लिया, यहाँ b1, यहाँ b2, यहाँ c1, यहाँ c2, लेकिन x y सेम रखेंगे। हाँ, अगर कहीं ये लिखा है जैसे a2p प्लस b2q प्लस c2 इज इक्वल टू 0 और उसमें ये कह दिया जाए कि p एंड q आर इक्वल टू x एंड y रेस्पेक्टिवली, यानी p x के बराबर है और q y के बराबर है वेरिएबल्स में, तो भैया तो पेयर बन जाएगा। क्यों? दोनों सेम हो गए ना। तो लेकिन जब दोनों एक जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे? जनरल फॉर्म हमारी ये बनेगी कि जब वेरिएबल सेम हो और नंबर्स चाहे अलग अलग हो, तो वो क्या कहलाएगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाएगा। ठीक, अच्छा इसमें एक बात और आती है,
बाकी सारी शर्तें वही हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, लेकिन अब एक इसमें शर्त बढ़ेगी। वो शर्त क्या बढ़ेगी? a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नेवर इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नेवर इक्वल टू 0। अब यहां से एक सवाल उठता है कि अगर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। अगर यहाँ पे ये हो 0 का स्क्वायर प्लस मान लो किसी नंबर का स्क्वायर, तो ये तो भैया 1 आ गया, 0 प्लस 1 1 आ गया, 0 के तो बराबर है नहीं, बात सेटिस्फाई कर गई। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अगर हम ये बात देखें कि एक जनरल फॉर्म ये है, तो उसमें दो बातें ये पढ़ी, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्या हो रहा है? 0 तो नहीं हो रहा, लेकिन एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? a1 मैंने 0 मान लिया, ठीक, और मैंने अभी कहा था कि इसमें सारी शर्तें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाली ही चलेंगी। तो हमें वहां क्या पढ़ाया गया था कि a और b कभी 0 नहीं हो सकते। तो पहली बात, a और b 0 नहीं लेना है, ठीक। और दूसरी बात, जब एक बात बताओ, जब 0 नहीं होगा तो कभी भी कोई दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कभी 0 नहीं आ सकता। उनके सम, मतलब दो नेगेटिव नंबर के स्क्वायर का सम या दो पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर का सम, या एक नेगेटिव नंबर के स्क्वायर और एक पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर का सम कभी 0 नहीं आ सकता। और हत्ता के एक 0 हो और एक 1 हो तब भी 0 के बराबर नहीं आ रहा है। समझ में आ रही है बात? लेकिन मैंने ऐसे करके इस बात को सेटिस्फाई तो कर दिया, 0 स्क्वायर प्लस 1, भाई ये वाली बात सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन अपनी पहली वाली बात गलत कर ली। पहली वाली बात क्या गलत कर ली? पहली वाली बात में मैंने ये a1x प्लस b1y प्लस c1 में मैंने a1 को 0 मान लिया। जब ये बंदा 0 हो गया तो ये तो पूरा ही गायब हो जाएगा, मतलब ये लिखा रह जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, बट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा ही नहीं। जब होगा ही नहीं तो पेयर कैसे बन जाएगा? मिसाल के तौर पर ये ऐसा हो जाएगा, अगर a1 0 ले लूं तो ये तो गायब भी हो जाएगा, तो ये बनेगा b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये क्या कंडीशन हो गई भाई? ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, तो ये दोनों पेयर मिलके पेयर बन ही नहीं सकते। कब तक? जब ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ना हो, तभी तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कहलाएगा। हाँ, अगर ये भी गायब होता, मैं कहूँ ये भी गायब है बिल्कुल, a2x नहीं है, अब आप कह सकते हो ये पेयर है, बस काय का? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का पेयर बन जाएगा ये, ठीक। एक ही वेरिएबल मौजूद है और नंबर्स अलग हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल सेम है, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा। लेकिन टू वेरिएबल के लिए दोनों की तरफ कुछ नंबर तो होना चाहिए, तो ऐसे 0 कभी लेना नहीं। बात सेटिस्फाई हो जाएगी तुम्हारी, लेकिन जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की शर्तें हैं वो तुम्हारी नेस्त नाबूद हो जाएंगी, ठीक। बात समझ आ गई? अब देखिए, ये हमारी थी क्या थी? जनरल फॉर्म थी, और बाकी सब वही बातें हैं। जब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की सारी शर्तें मौजूद हैं, इसका मतलब ABC रियल, a1 b1 c1 रियल, ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, तो इसमें भी वो शर्तें लगेंगी, तो a2 b2 c2 रियल। तो अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या हो जाएगा? a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर नंबर, ये सब नंबर रियल नंबर हो। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और दूसरी बात वही बढ़ गई थी, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, और a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो बात तो होनी ही है अगर वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। क्यों? a और b अगर 0 हो ही नहीं सकते, 0 ले रहे हैं तब भी वो कब होगा ऐसा? जब दोनों नंबर 0 होंगे तभी तो वो 0 के बराबर आएगा, और जब दोनों नंबर 0 हो जाएंगे तो वो लीनियर इक्वेशन रह जाएगी, बस वेरिएबल गायब हो जाएंगे, दोनों वेरिएबल, ना वन वेरिएबल की बचेगी ना टू वेरिएबल की बचेगी, नंबर इज इक्वल टू नंबर हो जाएगा, वो एक इक्वेशन रह जाएगी वो खाली। लीनियर इक्वेशन क्या होगी? लीनियर इक्वेशन तो वो होगी ना जिसके वेरिएबल की डिग्री 1 हो या वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 1 हो। लेकिन वो जब दोनों 0 हो जाएंगे, a1 और b1, तभी तो a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो पाएगा। तो जब ये दोनों 0 हो जाएंगे तो ये तो वेरिएबल वाले नंबर ही गायब हो जाएंगे, सिर्फ c1 इज इक्वल टू 0 बचेगा, यानी नंबर इज इक्वल टू कोई नंबर के, ठीक। c1 इज इक्वल टू 0,
तो जब वो नंबर ही नंबर है तो वो तो सिर्फ इक्वेशन रह गई। ठीक, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अब लीनियर इक्वेशन बनानी है या कोई भी इक्वेशन बनानी है तो वेरिएबल मौजूद है, वेरिएबल मौजूद होनी चाहिए। वेरिएबल मौजूद के लिए उनके साथ वाले नंबर कभी जीरो नहीं होने चाहिए। अच्छा, और उसके बाद मैंने बताया था जैसे अगर a1 जीरो ले लिया तो वो 1 वेरिएबल बन जाएगी। अब पढ़ रहे हैं 2 वेरिएबल, तो दोनों वेरिएबल मौजूद होने चाहिए। तो इसलिए ना तो a1 जीरो हो सकता ना ही b1 जीरो हो सकता। ये तो बात है हमें पता ही है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में जाना था कि कभी भी a और b जीरो नहीं हो सकता, यानी x और y के साथ वाले कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स कभी जीरो नहीं होंगे। ठीक, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब आगे देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट बाय सॉल्व बाय द ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिकल मेथड। क्या मतलब है, देखो वहां पे हमने सीख लिया है सब कुछ, अब उसका यूज करेंगे। हमने वहां पे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन सीखा था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में, और अलजेब्रा से सॉल्व करना हमें आती था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कुछ है तो उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये सारी चीजें हमें पता थी, जनरल चीजें। अब हम वही करेंगे कि ये जो पेयर होता है इसे सॉल्व करने के लिए दो मेथड हैं। कौन कौन से, एक अलजेब्रिकली मेथड है और एक ग्राफिकली मेथड है। कौन सा, एक अलजेब्रिक मेथड और एक ग्राफिकल मेथड। आप देखते हैं कैसे ये है, कौन से मेथड, ये देखिए। अलजेब्रिकल मेथड से पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड के बारे में जान लेते हैं। ग्राफिकल मेथड क्या होगा, ग्राफिकल मेथड कैसे होगा। ग्राफिकल मेथड जैसे हमने ये बताया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, 1 वेरिएबल का 2 पॉइंट होगा, 2 वेरिएबल का होगा 1 लाइन आएगा। ठीक है, हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, तो अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे तो पेयर है ना, 2 हैं तो 2 लाइनें आएंगी, तो 2 लाइनें आएंगी। अब जब 2 लाइनें आ गई तो 3 कंडीशन बनेंगी। क्या बनेंगी, देखो, या तो वो लाइनें आपस में कट कर रही होंगी, या तो वो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल जा रही होंगी, या फिर वो 2 लाइनें एक के ऊपर एक चल रही होंगी। ठीक, यानी दो, अब पेयर में तो 2 होंगी लीनियर इक्वेशन, तो 2 लाइनें आएंगी। क्या बताया था, लीनियर इक्वेशन इज अ क्या था, लीनियर इक्वेशन इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थी। तो अब 2 स्ट्रेट लाइन बनेंगी। एक ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि दोनों कट कर रही हो कहीं, एक ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि दोनों पैरेलल हों, और एक ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर हों। इसके अलावा कोई और सी कंडीशन नहीं हो सकती। ठीक, पहले ये समझ लीजिए। तो ये 3 कंडीशन है। अब ये 3 कंडीशन होंगी कब, वो देखिए साहब, यानी कि अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशंस होंगी कब। चलिए देखते हैं सर कि ऐसी कंडीशन हमारी होंगी कब, होंगी। दो लीनियर इक्वेशन थी हमारी, कौन कौन सी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक ये थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए भाई, पहले हम इसकी बात करते हैं, यानी कब ऐसा होगा जब वो दोनों लीनियर इक्वेशन के ग्राफ, यानी स्ट्रेट लाइन, इसकी अलग इसकी अलग, दोनों कब कट करेंगी आपस में, कब कट करेंगी। देखो, जब कट करेंगी, जब a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होगा b1 अपॉन b2 के, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब a1 अपॉन a2, यानी जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, तब क्या होगा, लाइन आपस में कट करेंगी। क्या करेंगी, लाइन आपस के अंदर कट करेंगी। अच्छा साहब, लाइन आपस में कट कर गई, ठीक है, मान लिया। अच्छा, अब ये लाइन हमारी आपस में कट कर गई कब, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन बन गई। कब, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2।
तो एक चीज पढ़ी थी हमने नाइन्थ क्लास में कि जो भी किसी इक्वेशन का पॉइंट होगा ग्राफ पर, अगर कोई किसी इक्वेशन का हम स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो जो भी पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट सॉल्यूशन होगा उस इक्वेशन का जिसका वो ग्राफ है। ठीक, ये वाली बात हमने जानी थी। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरसेक्टिंग लाइन के अंदर जो ये वाली लाइन होगी, मान लीजिए इसे नाम दे रहा हूं एक्स वाई, और ये इसका ग्राफ है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 का ये ग्राफ आ रहा है स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब इस लाइन का हर पॉइंट को जब हम इसमें अप्लाई करेंगे, यानी x, y में मिलेगा, इसमें अप्लाई करेंगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब सॉल्यूशन होगा हर पॉइंट इस इक्वेशन का, या इस इक्वेशन को जो जो सेटिस्फाई कर रहा होगा वो सारे पॉइंट हमें इस लाइन में मिल जाएंगे एक्स वाई में। ठीक, ये वाली बात हमने जानी थी। अच्छा, ऐसे ही मान लो ये पी क्यू लाइन है, ये मान लीजिए सेकंड इक्वेशन की लाइन है। तो इस इक्वेशंस के अंदर, इस इक्वेशन में क्या होगा, इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो इस लाइन में मौजूद होंगे, और इस लाइन का हर पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब ऐसा नहीं होगा कि इस लाइन का हर सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन हो जाए और इस लाइन का हर सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन हो जाए, यानी एक्स वाई का कोई भी पॉइंट, हर पॉइंट नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं हर पॉइंट एक्स वाई का, ये जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट सॉल्यूशन हो इसका, किसका, सेकंड इक्वेशन का, और पी क्यू का हर पॉइंट सॉल्यूशन हो फर्स्ट इक्वेशन का। लेकिन कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है, फिर दोनों का कौन सा एक सॉल्यूशन हो सकता है भाई, जहां पे दोनों मिल रहे हैं, दोनों इक्वेशन जिस पॉइंट पे मिल रही हैं वहां का जो पॉइंट होगा वो दोनों इक्वेशनों का सॉल्यूशन होगा। देखो कैसे, इस इक्वेशन का ग्राफ ये था, इस इक्वेशन का ग्राफ ये था, तो ये जो बनता पॉइंट है ये दोनों में कॉमन है, इस लाइन में आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट भी इस लाइन का सॉल्यूशन होगा, इस लाइन में भी आ रहा है तो इसका मतलब ये पॉइंट भी इस लाइन का सॉल्यूशन होगा। तो हम कह सकते हैं जो ये पॉइंट होगा इंटरसेक्शन पे आएगा वो दोनों इक्वेशनों का सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, दोनों इक्वेशनों का सॉल्यूशन होगा। तो कितने पॉइंट कट कर रहे हैं मुझे ये बताओ पहले, सबसे पहले एक पॉइंट कट कर रहा है बस, ये लाइन ऐसे बढ़ती ही चली जाएगी, वो लाइन ऐसे बढ़ती ही चली जाएगी, फिर ये दोनों लाइनें कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक, मैंने बता ही दिया था स्ट्रेट लाइन कैसे जाती है नाइन्थ क्लास में, कि ये लाइन ऐसे चलती चली जाएगी नीचे तक, ये लाइन ऊपर तक चलती चली जाएगी, ये लाइन इधर ऊपर तक, ये इधर नीचे तक। लेकिन जो एक बार बंदा कट करना था वो वहां पे कट करेगा ही, इसके अलावा कहीं और कट नहीं करेगी। तो इसका मतलब एक पॉइंट ऐसा है जो दोनों का सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो लाइन तो इंटरसेक्ट करेंगी और है यूनिक सॉल्यूशन। क्या रखेंगी, एक सॉल्यूशन रखेंगी यूनिक। क्या रखेंगी भाई, यूनिक सॉल्यूशन रखेंगी एक, भाई एक यूनिक सॉल्यूशन रखेंगी, दोनों लाइनें, दोनों इक्वेशन है इस पॉइंट से सेटिस्फाई हो जाएंगी। मतलब ये जो पॉइंट होगा वो दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई कर रहा है, पेयर को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो हम कहेंगे कि ये इस पूरे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन होगा ये वाला पॉइंट। इस पूरे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन ना तो कोई एक्स वाई पे मिलेगा ना ही पी क्यू पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा, जहां पे ये दोनों लाइनें कट कर रही हैं। तो ये पॉइंट जो होगा वो सॉल्यूशन होगा इस पूरे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, यानी कि ये पॉइंट इस पूरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के कोई सी भी एक इक्वेशन में लगाएंगे तो दोनों इक्वेशनों को वो सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब एक ही पॉइंट है तो यूनिक सॉल्यूशन देगा। ये वाली बात उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अच्छा, एक और केस देखते हैं। ये समझ में आया इंटरसेक्टिंग लाइन वाला मसला। अब मैंने बताया था कि दूसरी कंडीशन पैरेलल होगी, वो कब होगा पैरेलल मसला, वो देखते हैं। पैरेलल वाली बात हमारी कब होगी, पैरेलल वाली बात हमारी जब होगी जब हम ये कहते हैं a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। पहली बात आप ये देखिए, अगर कहीं a1/a2 आ रहा है, b1/b2 यानी इन दोनों के नंबर का रेशियो b1/b2 इन दोनों नंबर के रेशियो के बराबर है, बट
C1 अपॉन C2 के रेशियो के बराबर नहीं है। जैसे मैं बता दूं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता 2x 3y और ये होता आपका 6, ठीक। ऐसे ही लिखा होता 4x 6y और ये लिखा होता आपका 9, ठीक। तो आप 2/4 करते A1/A2 तो 1/2, 3/6 करते तो 1/2, लेकिन 6/9 करते तो आपका आंसर आता है 2/3। तो यानी 1/2 ये दोनों तो बराबर है, लेकिन 2/3 बराबर नहीं है। तीनों बराबर नहीं है। कौन से दोनों? ये दोनों का रेशियो बराबर है 2/4 3/6। अगर ऐसे होती 2x + 3y + 6 या 4x + 6y + 9 तो 2/4 करते तो 1/2, 3/6 करते तो 1/2, लेकिन 6/9 से आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ ये बात, एक बात सेटिस्फाई है, A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसी कंडीशन जब होगी तो हमारी लाइनें कैसी आएंगी? पैरेलल आएंगी। पैरेलल का मतलब क्या होगा? ये दोनों लाइनें यानी इन दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, इसका भी जाएगा इसका भी जाएगा, लेकिन कहीं कट नहीं करेगा, मिलेगा ही नहीं, पैरेलल चलता चले जाएगा। मतलब ये जो पेयर बना ये सेटल हो गया, लेकिन इसमें आपस में बनी ही नहीं, इनके पेयर में आपस में बनी ही नहीं। ये दोनों अपने अपने रास्ते चलते चले जा रहे हैं, कहीं मिलने का सवाल है ही नहीं। तो जब ये मिलेंगे नहीं, एक बात को मान लो, फिर से xy मानो, xy इसका स्ट्रेट लाइन है, मतलब इस लाइन का हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन तो हो सकता है, इस लाइन का हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन तो होगा ही, मतलब xy का हर पॉइंट इस लाइन का सॉल्यूशन होगा। ऐसे PQ, इस PQ का हर पॉइंट इस लाइन का, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। मतलब ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन xy में मिलेंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन PQ में मिलेंगे, लेकिन कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं होगा जो दोनों में कॉमन मिले। क्यों? वो कहीं कट करेंगी, तभी तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट मिलेगा जो दोनों लाइनों में हो। एवरी पॉइंट ऑन दी, यानी बताया था कि किसी इक्वेशन का जो स्ट्रेट लाइन होगी, ग्राफ होगा, तो उसका हर पॉइंट पुट करोगे उसी इक्वेशन में जिसका वो ग्राफ है, तो वो उसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन यहाँ चलिए, इसका हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन, इसका हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन, लेकिन कोई भी इन दोनों में ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा है जो इन दोनों के अंदर सॉल्यूशन हो, जैसा यहाँ पे मिल रहा था। यहाँ क्या था कि इसमें भी वो पॉइंट था और इसमें भी वो पॉइंट था। तो हमारी बात के हिसाब से इसका हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा, जिसका वो ग्राफ है, जिस इक्वेशन के ग्राफ है। हाँ भाई, एक्स वाई का ये पॉइंट है तो इसका भी सॉल्यूशन है। ऐसी पी क्यू का हर पॉइंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा जिसका वो ग्राफ है। पी क्यू इसका ग्राफ था तो इसका हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। तो आपने देखा कि ये ओ पॉइंट एक्स वाई में भी आ रहा है, पी क्यू में भी आ रहा है, इसका मतलब दोनों में आ रहा है, तो ये इन दोनों को सेटिस्फाई कर देगा। मतलब इस पूरे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अब ऐसी कंडीशन जब हो जाएगी तो ये तो मिलेंगे ही नहीं, तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा? ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है, तो इसके अंदर नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। उम्मीद है ये वाली बात समझ आ गई। एक बार रिवाइंड करो फटाफट। हुआ रिवाइंड? ठीक। तो ये नो सॉल्यूशन होगा कब? जब दो लाइनें पैरेलल होंगी, मिल ही नहीं रही है बंदी। ठीक, ये वाली बात भी समझ आ गई। अब एक बात, अब तीनों बराबर हो, मतलब ये 6 अपॉन अब हो जाए 12, तो 2/4 1/2, 3/6 1/2 और 6/12 1/2। तो ये तीनों बराबर हैं आपस में। तब क्या होगा? जब पेयर के अंदर तीनों आपस में बराबर होते हैं तो जो हमारी लाइन होती है वो कैसी होती है? कोइंसिडेंट लाइन होती है। कैसी लाइन होगी? कोइंसिडेंट लाइन। मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन। क्या मतलब? एक लाइन के ऊपर एक लाइन चलेगी, एक के ऊपर एक लाइन। कब? जब A1/A2 इन, जैसे ये क्वेश्चन को जनरल फॉर्म से निकाल के अगर मैं लिखूं तो ये ऐसे हो जाएगी 2x + 3y + 6 = 0। ऐसी हो जाएगी 4x + 6y + 12 = 0। ठीक। अब देखो आप, A1/A2 मतलब इसका x का वेरिएबल A1 वाली में और x का वेरिएबल A2 का, तो A1/A2 2/4 1/2, 3/6 1/2, 6/12 1/2। तो हमने चेक कर लिया तीनों बराबर हैं।
अगर शुरुआत में नहीं आ रहे होते बराबर 2/4 और मान लो यहाँ पे 3/8 होता, तो इसका 1/2 उसका 3, दोनों आपस में मिल ही नहीं रहे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या हो जाता, तो हो जाता इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन वाली बात हो जाती कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अगर ये दोनों तो मिल रहे होते 2/4 3/6 मिल रहे होते, अब यहाँ पे कुछ और नंबर होता जैसे अभी पहले दिखाया था, तो क्या हो जाता, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो पैरेलल लाइन है थी। तो पैरेलल लाइन का मतलब कहीं इंटरसेक्शन है ही नहीं, कहीं पॉइंट है ही नहीं जो दोनों में कॉमन मिल जाए, तो नो सॉल्यूशन हो जाता पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अच्छा, अब तीनों बराबर हैं 2/4 3/6 और 6/12, तो क्या हो जाएगा, देखो जब तीनों पेयर आपस में बराबर हैं तो हमारा क्या होगा, जब तीनों पेयर हमारे आपस में बराबर हैं तो कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक के ऊपर एक लाइन, एक के ऊपर एक लाइन, यानी कि हर पॉइंट एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे, मैं दिखाता हूं। यहां पे क्या कर रहा था कि यहां पे जो पॉइंट था वो इसका ग्राफ नहीं था पी क्यू का, यानी यहां का जो पॉइंट था वो इसका तो सॉल्यूशन था, इसका सॉल्यूशन नहीं था। यहां का जो पॉइंट होगा मान लो इस जगह पे, तो वो पी क्यू का मतलब इसका तो सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ मिला था जो दोनों का सॉल्यूशन था, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक सॉल्यूशन था, ये बस कॉमन। कब, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, ठीक, यूनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे भैया एक के ऊपर एक ही पॉइंट चलते जा रहे हैं, मतलब कि अगर एक लाइन ये चल रही है किसी ग्राफ की, तो दूसरी यानी इस इक्वेशन की लाइन ये है a1/a2 यानी अब xy ये है। अब इसी के ऊपर इस वाली का जब बनाया तो भैया पी क्यू भी इसी पे चलता चला जा रहा है, और मैंने बता ही दिया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, ये लाइन भी चलती जाएगी। वो मतलब क्या हुआ इसका, एक जनरली सोचो कि अगर जो पी क्यू का सॉल्यूशन होगा उसी पे तो एक्स वाई है, मतलब एक ही के ऊपर एक लाइन है, जो पी क्यू का सॉल्यूशन होगा वो खुद एक्स वाई का सॉल्यूशन होगा। मतलब पी क्यू लाइन का सॉल्यूशन यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, पी क्यू का जो पॉइंट होगा वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, और एक्स वाई का जो पॉइंट होगा वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो अब पी क्यू एक्स वाई पे ही है, तो पी क्यू का जो पॉइंट है जो नीचे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो 100% एक्स वाई का सॉल्यूशन होगा, यानी ऊपर वाली इक्वेशन का एक्स वाई का पॉइंट होगा। पी क्यू का पॉइंट एक्स वाई का पॉइंट होगा नहीं होगा, क्योंकि एक्स वाई लाइन है उसके ऊपर पी क्यू पॉइंट है, इसका मतलब एक्स वाई और पी क्यू का पॉइंट सेम है, तो सेम का मतलब क्या होगा, पूरे पेयर का सॉल्यूशन होगा। लेकिन यहाँ तो हर पॉइंट सेम है, क्यों, एक के ऊपर एक लाइन है, हर पॉइंट सेम है, तो इसका मतलब इसमें जब हर पॉइंट सेम है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, जितने तुम्हारे दिमाग में आए। तो क्या मतलब हुआ, इन तीनों बातों को सुनो अपने अंदाज। यहां पे सिर्फ एक बात पे पटरी खाई दोनों की, इनका निकाह हुआ था ना, इनका निकाह हुआ था आपस में, तो यहाँ पे क्या हुआ, निकाह जब हुआ इन दोनों इक्वेशनों का, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 वाली सॉल्यूशन अगर मिल जाएगी दोनों इक्वेशन में, यानी इसका अपॉन ये बराबर नहीं होंगे b1/b2 में, इसका मतलब सिर्फ एक बात पे इन दोनों की पटरी खाई, ठीक, बाकी सब बातों पे एक दूसरे से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, ठीक। और दूसरी कंडीशन क्या थी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसी कंडीशन है किसी पेयर की तो क्या मतलब होगा, इनके रिश्ते में तो कोई बात पे भी मतलब एक साथ नहीं है, हर बात वो ये कह रहा है तो वो कह रहा है, वो ईस्ट तो वो वेस्ट, वो नॉर्थ वो साउथ, अलग अलग, एक राइट है तो एक लेफ्ट है। तो ऐसी कंडीशन होगी, कहीं इनमें इख्तलाफ, कहीं इनमें मतलब साथ में हमेशा इनके बीच में इख्तलाफ रहेगा, हमेशा इनके बीच में इख्तलाफ रहेगा, कभी एक दूसरे से सेटिस्फाई है ही नहीं। लेकिन ये बेचारा बंदा जिसका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये जिंदगी भर साथ चलेगा, जो उसकी बात वो उसकी बात, जो उसका पॉइंट वो उसका पॉइंट, तो एक दूसरे से। तो ये रिश्ता अच्छे से निभाया इसने चलो एक बात पे तो निभा दिया, इस बंदे ने कम वक्त में तो निभाया ही नहीं, तो ये पैरेलल समझ में आ गया रिश्ते के उससे। तो ये वो जिनके एक पॉइंट पे क्या नाम है, क्या है, सेटिस्फाई है एक दूसरे से, तो ये आपस में बन तो नहीं रही है, बस एक मैके में एक ससुराल में है, ठीक, लेकिन शादी नहीं टूटी, निकाह नहीं टूटा। लेकिन यहाँ एक भी बात पर नहीं बन रही तो खत्म है मामला इनका, और यहाँ तो भाई जिंदगी हो, दोनों एक ही जगह ससुराल में, मतलब बीवी अपनी ससुराल में, मतलब ये वाली इक्वेशन
इसी के साथ है भाई हर बात को सेटिस्फाई करते हैं। उम्मीद है वाली बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक चीज देखेंगे, सबसे पहले इसे डिवाइड कर लो फटाफट। हाँ, तो अभी हमने देख लिया कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो यूनिक सॉल्यूशन देगा, और पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन होगा, और एक दूसरे के ऊपर लाइन होगी, यानी ये दोनों की जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के ऊपर होगा तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, तो इसमें से दो की थोड़ी चल तो रही है आपस में, मैंने बताया दो की चल तो रही है, इसकी तो बिल्कुल ख़त्म सी बात है, ठीक, बिल्कुल ही सेटिस्फाई नहीं है एक दूसरे से, एक तलाफ है। लेकिन इन दोनों के अंदर इसे चलो एक बात पे सही है तो सेटिस्फाई, ये हर बात पे सेटिस्फाई है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जब ये दोनों हैं सेटिस्फाई तो हम इसे कह सकते हैं कि इनका जो पेयर निकाला हुआ था जो, तो इनका कंसिस्टेंस चल रहा है, तो इन दोनों का हम कह सकते हैं कंसिस्टेंस, यानी इनके जो सॉल्यूशन होंगे कंसिस्टेंस होंगे। तो अब कंसिस्टेंस को मैथमेटिकली सोच लो, वो क्या होगा, कंसिस्टेंस वो होगा जिसका मिनिमम एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा सॉल्यूशन हो जो एक तो सॉल्यूशन हो, यानी कम से कम अगर इनका एक तो सॉल्यूशन, वो पेयर कंसिस्टेंस कहलाएगा जिसका कम से कम एक पॉइंट, यानी एक पॉइंट दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई कर रहा हो, यानी एक सॉल्यूशन दोनों में कॉमन हो, तो वो कंसिस्टेंट। इसमें है एक है, इसमें तो हर है, तो दोनों कम से कम की बात है, ये थोड़ी है कि एक ही हो, कम से कम, तो कम से कम एक है कंसिस्टेंट, इसमें तो है ही, तो ये सब कंसिस्टेंट। और जिसमें है ही नहीं कोई तो वो इनकंसिस्टेंस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन की कोई बात इनमें पटरी खा ही नहीं रही है, तो इनकंसिस्टेंट। लेकिन अभी कंसिस्टेंट दोनों है, लेकिन कुछ तो फर्क है ना, ये फर्क, ये कमबख्त इंडिपेंडेंट है, मतलब एक बात पे पटरी खाई, वो अपने घर, ये अपने घर, बस अलग अलग हैं, एक बात से सेटिस्फाइंग है कि हमारा निकाह हुआ है बस, और बाकी अलग अलग, तो ये इंडिपेंडेंट है आधा। लेकिन ये बंदे मासूम से, ये क्या है, इनकी निकाह भी हुआ, एक दूसरे को समझा भी, तो कंसिस्टेंस तो ये भी है, लेकिन ये साथ साथ डिपेंडेंट भी है एक दूसरे पर। वो कहेंगे तो यस, वो कहेगा तो वो बस, उसने कहा था यस, मतलब एक दूसरे की बात से फौरन डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, कि वो करेंगे तो हम करेंगे, हम करेंगे तो वो करेंगे। ये नहीं, एक बात है, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें अच्छा लग रहा तुम करो, उसकी मर्जी बहुत अच्छा लग रहा वो करो, और इस कम वक्त की तो बात ही मत करो, ये तो कुछ है ही नहीं। ठीक, समझ में आई वाली बात। अच्छा, ये तो था ग्राफिकली, हम समझ लेंगे। अब ग्राफिकली कहीं लिखा आ जाए ऐसा, दो इक्वेशन का ग्राफ आप फौरन समझ जाओगे, भैया ये वो वाला है यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा, यानी एक बात पे इनकी पटरी खाएगी, तो इंडिपेंडेंट भी होगा, यूनिक सॉल्यूशन भी होगा, और यूनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जो दोनों में कॉमन हो। पैरेलल मिलेंगे तो आप समझ जाना फौरन ये नो सॉल्यूशन, ये मिल ही नहीं रहा है कहीं, और इनका जब ये मिले कोइंसिडेंट लाइन, तो आप समझ जाना कि एक दूसरे के ऊपर एक लाइन है, इसका मतलब हर बात, हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक, समझ में आया ग्राफिकली। अच्छा, अब देखेंगे हम, अब हम लोग देखेंगे क्या देखना है, अब हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे, ग्राफिकल के बाद अलजेब्रिकली मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अलजेब्रिकल मेथड से कैसे हम किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। देखो, अगर कोई लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है उसके तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, लेकिन पेयर में तीन कंडीशन आ गई थी, या तो एक ही होगा पेयर का, या फिर होगा ही नहीं, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हमारे आ गए, तो अब हम लोग उसे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अलजेब्रिकली में मेथड आता है, वो है सब्स्टिट्यूशन। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप ये समझ दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये होता है कि किसी दो इक्वेशन होंगी, तो एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के किसी भी एक वाहिद एक वेरिएबल की दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होगा, किसी भी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और दूसरी में पुट कर दो। कैसे, सुन लो, जैसे कोई इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब एक इक्वेशन ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब ये दो इक्वेशन है, तो आप किसी एक इक्वेशन में से, किसी भी एक इक्वेशन में से
इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, जैसे मान लो मैं x की, तो सिर्फ x की वैल्यू निकाल लो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस वाई हो गया। यानी इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में की किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, जैसे x, बाकी सब उधर पहुंचा दिया 2 माइनस वाई, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को लाकर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे, एक एग्जांपल कर लें तो मज़ा आ जाएगा समझने में। तरीका तो समझ आया ना कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, किसी भी एक वेरिएबल की किसी एक इक्वेशन में। मान लो इस इक्वेशन, आप इस इक्वेशन में से करते, अब यहाँ से x की ना निकाल के y की निकालते, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स हो जाता। फिर यहाँ पे y की जगह वैल्यू पुट करते, कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी देर लगेगी। देखो मैं पहले एक कंडीशन दिखा रहा हूँ। आपके पास ये इक्वेशन है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। एक इक्वेशन आपके पास ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। तो सबसे पहले आपको अलजेब्रिकली मेथड में भी सॉल्व करने के लिए, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से करें, चाहे आने वाले एलिमिनेशन से करें, चाहे क्रॉस से करें, एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये कि आपको ये देखना है कि कहीं इसके अंदर नो सॉल्यूशन तो नहीं है। वजह, अगर ये इक्वेशन नो सॉल्यूशन की हुई तो हमारा तो आंसर आएगा ही नहीं। नो सॉल्यूशन का मतलब है ही नहीं कोई सॉल्यूशन। पैरेलल a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू, अगर c1 अपॉन c2 आ रहा है तो वो पैरेलल लाइन है, मतलब नो सॉल्यूशन है। अगर ऐसी कंडीशन है तो इसका मतलब हमारा आंसर आएगा ही नहीं। जैसे ये ले लिया मैंने 2x अपॉन x यानी a1 अपॉन a2 2 अपॉन 1, b1 अपॉन b2 4 अपॉन 2, देखो ये भी 2 ये भी 2, 6 अपॉन 9, ये 2 नहीं है भाई, ये तो 2 अपॉन 3 है। तो ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। हाँ, c उधर लिखा है या इधर लिखा है, बात एक ही। इधर आएगा तो दोनों माइनस में आएंगे, -6 अपॉन -9, तब भी कट के 6 अपॉन 9 बचेगा, फिर हम काट के उसे 2 अपॉन 3। तो अब ऐसी कंडीशन में तो नो सॉल्यूशन है, हमें पता है पैरेलल लाइन, तो हम इसके सॉल्यूशन करेंगे नहीं। लेकिन अगर दिल है तो एक बार चेक कर लो, करके देखो क्या होगा एंड में मसला। अगर ऐसी कंडीशन आई बगैर चेक करे करने लगे तो क्या हो जाए। किसी एक से वैल्यू निकालो, मेरे हिसाब से इस इक्वेशन से निकालना आसान है x की वैल्यू। तो इस इक्वेशन से मैंने निकाली x इज इक्वल टू 9, 2y को उधर पहुंचा दिया -2y, इसको मैंने इसमें पुट कर दिया x की जगह। तो 2 9 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 6। 2 9 जा 18 माइनस 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 6। 4y से 4y कट गया, 18 इज इक्वल टू 6 आ गया। अरे भैया कभी ऐसा हो सकता है 6 18 के बराबर हो ना? आपको लगेगा मैंने गलत करा है तो आप दोबारा करोगे, लेकिन नहीं करने की जरूरत है। आपने गलत सोचा है, गलत करा नहीं। गलत क्या सोच दिया कि इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। भाई जब सॉल्यूशन कैसे मिल जाएंगे, जब y ही कट गया, जहाँ से कोई वेरिएबल की वैल्यू मिलती फिर आप दूसरे की निकालते। यानी अगर आपको y और x की मिल जाएगी वैल्यू, तभी तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला वो पॉइंट मिल जाएगा x y वही तो पॉइंट मिलेगा आपको जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। जैसे यहाँ पे अब आपसे पूछा जाए इस इक्वेशन की ये लाइन है और इस इक्वेशन की ये वाली लाइन है, तो इनको जो दोनों को वेरीफाई कर रही होगा वो पॉइंट, वो बताओ। यानी तो x, y होगा, तो हमें x और y पता होना चाहिए। तो अब यहाँ अगर ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो y तो खत्म हो गया, 18 इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू आती तो मैं कहीं लगाता y की वैल्यू तो मुझे x मिलती, तो x, y आंसर होता। लेकिन यहाँ तो कोई मसले ही खत्म कर दिया इन्होंने। मसला क्या खत्म कर दिया इन्होंने, 18 इज इक्वल टू 6 आ गया, y है ही नहीं वेरिएबल कोई कि हम निकाल सकें। अगर 18 प्लस y होता तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 18 कुछ तो कर देते, लेकिन यहाँ तो वेरिएबल ही खत्म हो गया। तो इसका मतलब हमने सही करा है सॉल्यूशन, लेकिन सोचा गलत है कि इसके सॉल्यूशन होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी पैरेलल वाला मसला है। तो पैरेलल वाले में नो सॉल्यूशन होते। अच्छा साहब, अब एक कंडीशन और ये बना दूं मैं, अभी कंडीशन बता रहा हूं मैं
यानी कि आप कोई भी मेथड लगाने से पहले ये चीज़ लगाना सोचना ज़रूरी है, कोई भी मेथड लगाने से पहले, वरना फंस जाओगे। अब जैसे ये है x + 2y, अब मैंने यहाँ पे ले लिया 12 पे ले लिया, मैंने ले लिया। अब देखिए भाई a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, 2 to the 4 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 2y, तीनों बराबर है। तो जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन। तो मुझे कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा कि, तो अगर इनफाइनाइटी सॉल्यूशन होंगे और अगर मैंने बगैर देखे सॉल्व करा कि इसमें इनफाइनाइटी सॉल्यूशन है, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 चेक नहीं करा, चाहे कोई सा मेथड लगा रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन जो अभी देखेंगे या क्रॉस, तो क्या मसला पड़ जाएगा। तो देखो ये मसला पड़ जाएगा कि मैं सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा इसी में भी, तो मैंने इसका ही लगाया, तो मेरा आ गया x 3 - 2y हो जाएगा। ठीक, वैल्यू पुट करूंगा फिर यहाँ 2 × 3 - 2y, ठीक, प्लस 4y इज इक्वल टू 6, तो 2 3 = 6 - 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 6, ये कट गया। अब भैया 6 इज इक्वल टू 6 आ गया। चलो उससे तो गनीमत है, नो सॉल्यूशन वाले पैरेलल वाले से 18 को 6 के बराबर बता रहा था, या 6 को तो 6 के बराबर बता रहा है, ये बात तो सही है। चलो लेकिन हमें तो x और y पता करना था ना यार, हमें तो x y मिला ही नहीं, तभी तो हम बता सकते थे कि ये जो पॉइंट है ये सॉल्यूशन है इन दोनों इक्वेशनों का। तो एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ पे पॉइंट पता करने की जरूरत ही क्यों है? क्यों? क्योंकि ये क्या है, इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन में क्या होता था, कोइंसिडेंट लाइन होती थी, ग्राफिकली से समझा रहा हूँ। तो कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या हो गया कि हर पॉइंट दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करेगा, यानी एक इक्वेशन का हर एक पॉइंट निकाल लिए मैंने x y, तो वो दोनों इक्वेशनों में सेटिस्फाई करेगा। मसलन इस इक्वेशन को मैंने मान लीजिए मैंने सेटिस्फाई करा, मैंने अगर यहाँ पे y की जगह 1 लगाया तो 3 - 2 1, तो x 1 मिल गया, y 1 मिल गया। इसका मतलब ये जो दोनों x 1 है यानी 1,1, इसमें भी लगाऊंगा 1 और 1 और इसमें भी लगा दूं 1 और 1, तो दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करेगा। पहले ये इसका था, देखो 1 + 2, 2 × 1 3, 1 2 + 4 6, 4 × 1 4। तो यानी कि इस जब वहाँ क्या था, वहाँ तो नो सॉल्यूशन था, वहाँ क्या था, नो सॉल्यूशन था। मतलब अगर मैं 9 - 2y, वहाँ क्या कंडीशन हो रही थी, मान लो इससे पहले वाले में ये था 9 - 2y। अब उसमें हम लोग गलती क्या हो रही थी, वहाँ ये अगर मैं y यहाँ 1 लगाता तो कोई बात नहीं, 2 9 x 8 आ जाता, y 1 आ जाता, 8,1 मिलता। तो ये 8,1 सिर्फ इसे सेटिस्फाई करता उस वक्त, यहाँ 9 लिखा था, अभी पहले वाली कंडीशन बता रहा हूँ। तो ये 8 + 2, 8 + 2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो एक मिनट कुछ गलती किया गया ना, 9 - 2 9 में से 2 गया, 7 बचेगा, सॉरी हाँ, तो ये 7। तो अब x 7 + 2 9, ये वाली बात तो सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन फिर 7,1 दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो 7 × 14 + 4 18, ये तो 6 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब ये बात सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि पेयर में दोनों बातों को सेटिस्फाई करने वाला ही सॉल्यूशन कहलाता है। या तो एक को करा एक को नहीं करा तो क्या फ़ायदा। और करता भी कैसे, वो पैरेलल वाला मसला था, नो सॉल्यूशन वाला, यानी उस पेयर में कोई भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं होगा जो कॉमन हो। तो अब हमने यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे ये कंडीशन है, अब इस जगह पे 9 नहीं 3 है, मतलब अब तीनों आपस में बराबर है, तो इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन है। मतलब एक इक्वेशन का कोई भी पॉइंट, किसी भी इक्वेशन का हम x, y निकाल लें, वो पॉइंट दूसरी इक्वेशन का डेफिनेटली पॉइंट होगा। और अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसके कितने आंसर होते हैं, अब यहाँ 2 लगाओगे तो 4, यहाँ 2 लगाओगे तो -1 आ जाएगा। तो ये इसमें तो इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, किसमें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। तो इसका मतलब दूसरी इक्वेशन में भी वही वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरी इक्वेशन के भी इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये अलजेब्रा से बताया है मैंने, ठीक। और हमने जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है, तो भैया इसके इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन तो है ही। तो ऐसी कंडीशन में दोनों नंबर बराबर आ जाएंगे। दोनों नंबर अलग अलग आए, वेरिएबल नहीं आए, तो इसका मतलब वो पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन है। तो अच्छा, अब आपने कहा नंबर अलग अलग लाने की नौबती क्यों लाओगे, पहली चेक कर लो, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है, तो इसका मतलब पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन है, उसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है।
लेकिन अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 है तो तब भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो क्या करो, किसी भी एक लीनियर इक्वेशन में, जैसे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में करते थे और 2 वेरिएबल में करते थे, y की रख के x की निकालते थे, y की रख के x की निकालते थे, वैसे कई सारी निकाल लोगे, दूसरी वाली को 100% सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि वो कौन है, कोइंसिडेंट लाइन वाली मसला है, मतलब इनफाइनाइटी सॉल्यूशन है, तो मतलब जो उसके सॉल्यूशन होंगे वो भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अच्छा, तो फिर इसके मेथड की जरूरत ही कहाँ पड़ी? जरूरत पड़ेगी ऐसी कंडीशन में। अभी तो हमने ये वाली देखी, ये वाली देख ली और एक के ऊपर एक वाली देख ली। अब ये वाली कंडीशन में इसकी जरूरत पड़ जाएगी कैसे? अब ये है x 2x + 4y = 6, ठीक। और ये इक्वेशन हो गई ऐसी रहती, कोई बात नहीं। 2x + 4y = 6, दूसरी हो गई x + y = 3। अब देख लो आप, a1/a2 चेक ये करना भैया सबसे पहले, a1/a2 = 2 कंडीशन मैंने बता दी। अगर इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन है तो आप क्या करोगे, तो सब्स्टिट्यूट मेथड, कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक को पकड़ो, वहाँ से x y की वैल्यू निकालो और पुट कर दो, और मेथड लगाओगे तो दोनों नंबर बराबर आ जाएंगे, कोई फ़ायदा होना नहीं है। तो अच्छा, फ़ायदा नहीं होने का मतलब ये है, तो वहाँ से आपको अगर दोनों नंबर नीचे बराबर आ जाए तो समझ जाना, तो क्या समझ जाना कि इसके अंदर इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन है, और दोनों नंबर नीचे अलग अलग आ रहे होंगे तो क्या समझ जाना कि पैरेलल है, तो नो सॉल्यूशन है। तो इसीलिए पहले ही चेक कर दो ना, a1/a2 क्यों टाइम वेस्ट करोगे? अगर उसके पैरेलल सॉल्यूशन पैरेलल है तो लिख देना कि नो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता कोई इस पेयर का। दोनों लीनियर इक्वेशन के अलग अलग बहुत सॉल्यूशन है, लेकिन उन पूरे पेयर का एक जैसे पॉइंट मिले कि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा पैरेलल में। और कोइंसिडेंट लाइन में इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन होंगे, मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है। और अगर ऐसी कंडीशन ही मिल जाए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो आप कहोगे इसके अंदर तो भैया इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन है। तो क्या करोगे, ऐसे करोगे तो नंबर मिलेंगे इक्वल, कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन को रखो, उसमें से जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करते थे, y की लगा के x की लगा के y की, कई सारी वैल्यू निकाल लो और बाहर से पुट कर दो, दूसरी में 100% सेटिस्फाई कर जाएगा। क्यों? कोइंसिडेंट लाइन बनाता है, वो पॉइंट उसका भी, वो पॉइंट उसका भी। इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन होंगे उस पेयर के, मतलब हर सॉल्यूशन दोनों को सेटिस्फाई, जो एक को सेट कर रहा है वो दूसरी को 100% करेगा, कोइंसिडेंट जो है। अच्छा, ये जो एक ही बात से इख्तलाफ रखता है, सिर्फ यूनिक, तो इसका तो एक अपने ही आंसर होगा ना। तो पहले इसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, तब हम सब्स्टिट्यूट लगाएंगे ही लगाएंगे। 2/1 4/1, a1/a2 b1/b2 दोनों नंबर अलग हैं, ठीक। उसके बाद c1/c2 चेक करने की जरूरत ही नहीं, जब a1/a2 = b1/b2 है। तो भैया फिर अब सब्स्टिट्यूशन लगाता हूँ, अब सब्स्टिट्यूशन लगाया, इससे लगाता हूँ, तो मैंने x की वैल्यू निकाल दी 3 - y, ठीक है भाई। अब इसे इस पर पुट कर दी x की जगह पे, तो 2 × 3 - y + 4y = 6, तो 2 × 3 = 6 - 2y + 4y = 6। तो अब 4 में से 2 गया तो 2y बचेगा, 2y 6 + 2y = 6, तो 2y = 0, 6 - 6, और 2y = 0 का मतलब y = 0/2, मतलब 0, y मुझे मिल गया 0। अब y मुझे 0 मिल गया, तो जो मेरी इक्वेशन थी, किसी भी एक इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट कर दो, इससे मैंने ये बनाई थी, चाहे आप इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें, 3 हो गई हमारे पास, मैंने इसमें पुट कर दी y की वैल्यू, ठीक है। तो y की वैल्यू जब मैं पुट करूँगा तो x = 3 - 0, x = 3, तो मुझे मिल गया 3, 0, यानी x पे 3, y पे 0। तो यानी इस दोनों इस पेयर का जो यूनिक एक सॉल्यूशन होगा, a1/a2 = b1/b2 है, तो एक ही आंसर होगा, तो वो क्या होगा, x3 y 0, तो 2 × 3 = 6 + 0, तभी 6 होगा। अब यहाँ पे 3 + 0 तभी 3 हो रहा है ना, तो हमें मिल गया ये वाला इसका सॉल्यूशन। मतलब ग्राफ पे ये पॉइंट हमें मिल जाएगा कि ये जो, जैसे मान लो इसका कुछ आ रहा होगा,
इसका जो ग्राफ आ रहा होगा इस लाइन का, वो भी कहाँ से होता जा रहा होगा कि x पे 3 y पे 0, इस तरीके से मान लो x पे 3 y पे 0, और दूसरी वाली लाइन का भी यहीं से जाना होगा, तो जो कट कर रहे हैं वो कौन सा पॉइंट होगा, 3,0 पॉइंट होगा। तो ये तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लग के हमारा काम कर जाएगा, जो हमें नंबर दे जाएगा। और पैरेलल और इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन है, तो तरीका क्या होगा, तरीका यही होगा, पहले उसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल रखो, उसके बाद उसमें x और y की वैल्यू निकालो, और जो वो इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन है यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 कोइंसिडेंट लाइन है, तो उसका सॉल्यूशन 100% दूसरी वाली का सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रहा है? अब जब पैरेलल वाली कंडीशन आ जाएगी a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, तो भैया कुछ भी कर लो नो सॉल्यूशन मिलेगा, नंबर ही अलग अलग मिले, वहीं से देख लो 16 और 6 बन रहा शायद बराबर। और जो हमने वो वाला करा था कौन सा क्या नाम है उसका, क्या करा था इसके बाद इनफाइनाइट के बाद, इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन में क्या था, दोनों नंबर सेम तो मिले थे कुछ हद तक, और इसमें क्या है यूनिक वाले में हमें बढ़िया सा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये तो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड होता है। अब एलिमिनेशन क्या होता है मैं बताऊँ, चलिए अब देखेंगे एलिमिनेशन। भाई देखो भाई मैं पहले ही बता रहा हूँ, कोई भी मेथड लगाना है पहले एलिमिनेशन क्या होता है वो सुनो पहले। सब्स्टिट्यूशन समझ आ गया होगा कि एक की निकाल के दूसरी, एलिमिनेशन होता है एक को ख़त्म करके एक की वैल्यू निकालनी। अब क्या था, एक की निकाल के दूसरी में रख रहे थे, अब एक को ख़त्म कर देंगे। कैसे ख़त्म करेंगे अभी देखेंगे, कैसे हमने एक वेरिएबल को गायब भी कर देंगे। चलो देखते हैं। तो अब सुन लो, चेक वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या देख लेना है कि उसके अंदर कहीं इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो वही तरीका आसान है कि कोई भी वैल्यू लिखो धड़ाक से, उसमें से एक्स वाई की निकालो पुट कर दो। और अगर नो पैरेलल लाइन मिल रही है यानी नो सॉल्यूशन है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा कब हो जाएगा, जब ये हो कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, तब हमें इस फॉर्मूले से यानी इन मेथड से फ़ायदा होगा। और इनफाइनाइट है तो हमने बता ही दिया कैसे करना है। ये कि निकाल के लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करेंगे तो इनफाइनाइटी आंसर मिलेंगे एक लीनियर इक्वेशन के। और जब वो दोनों इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं यानी कि कोइंसिडेंट लाइन को, तो वो 100% दूसरी वाली के सॉल्यूशन होंगे उस पेयर में। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब अगर ये है एलिमिनेशन से करना है तो पहले वही देख लिया, ये भैया हमारा वही है यूनिक सॉल्यूशन वाला। इसे करते हैं, कैसे करते हैं, इसे करने के लिए एलिमिनेट करते हैं यानी एक वेरिएबल को पूरा खत्म कर देते हैं। तो भैया देखो क्या कंडीशन होगी, एक वेरिएबल को खत्म करने के लिए मान लो मुझे x को खत्म करना है, तो यहाँ सबसे पहले 2x होना चाहिए, तो सेम करूँगा वेरिएबल में, तो 2 का मल्टीप्लाई सब में कर दूंगा, तो क्या बनेगी इक्वेशन 2x + 2y, ये 6 बन जाएगी। ठीक, अब दोनों वेरिएबल सेम हो गए। अब माइनस कर दूँ, माइनस करूंगा, ये भी माइनस का साइन हो जाएगा और ये भी माइनस का साइन हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आंसर सेम ही आएंगे जो उससे आए थे। अब एक वेरिएबल खत्म, 2x से 2x, 6 से 6 0, अब 4 में से 2 गया तो 2y = 0, तो y = 0/2, यहाँ से मिल जाएगा 0, तो y 0 मिल गया। अब आपके ऊपर है जो आपकी मेन इक्वेशन थी, किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट करो आंसर आपको मिल जाएगा। y की वैल्यू यहाँ पुट करी तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 2x = 6 बचेगा, तो x = मेरा 6/2 यानी कि 3, तो फिर भी वही मिलेगा 3,0 मिलेगा वही आंसर। भाई इक्वेशन सेम है तो आंसर भी सेम होंगे, चाहे कोई सा मेथड लगा दो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस। समझ में आया? लेकिन तरीका वो याद रखना यार, इनफाइनाइटी हो तो चक्कर में मत पड़ना, एक लीनियर इक्वेशन लिख के उसके सॉल्यूशन निकालना 100% दूसरे का होगा, क्योंकि उस पेयर के अंदर इनफाइनाइटी सॉल्यूशन है यानी पेयर कोइंसिडेंट लाइन है, तो हर सॉल्यूशन एक दूसरे का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो और अगर नो सॉल्यूशन है तो चक्कर में पढ़नी मत। तो उसके लिए याद क्या रखना है, सबसे पहले चेक कर लेना a1/a2 b1/b2 c1/c2। ठीक है, तो a1/a2 का क्या होगा, कौन सा सॉल्यूशन होगा हम लोग जान चुके पहले। अच्छा, ये समझ में आ गया कैसे सॉल्व कर दिया मैंने सब एलिमिनेशन से। तो ये एलिमिनेशन मेथड था, तो सब्स्टिट्यूशन लिख दिया, ये पहले का था। इसके बाद हमने एलिमिनेशन डिस्कस कर लिया कि एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि किसी एक की वैल्यू निकाल कर दूसरी में किसी वैल्यू को खत्म करते हैं। तो सबसे पहले बराबर करा, फिर माइनस कर दिया।
1 को बराबर करना, ठीक। चाहे आप 4 को करते तो आप 4x 4y, फिर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा क्या लिखा था 6y है, 2 से 3 था तो 12 हो जाता है, ठीक है। 1 को ये था कि हमारा, ये कहलाता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, अब एक मेथड और है हमारा जिसे हम जानते हैं किसके नाम से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के नाम से। वो इम्पॉर्टेंट मेथड है, लेकिन भैया मैं बता रहा हूँ फिर अलजेब्रिकल मेथड लगाने से पहले a1/a2 b1/b2 चेक कर लो, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन लेंगे, याद रखना क्या थी, आने में यार जल्दी कर बोलेंगे, चलो कल दे देखेंगे, इसकी जुगाड़ करेंगे, ठीक है। अब क्या देखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करता हुआ जाओ, देखो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो क्या कहता है, वो सुनो, उसका फार्मूला B1C2 और माइनस B2C1 इज इक्वल टू y BCA, तो ये हो जाता है हमारा C1A2 ना, यस, y हो जाएगा हमारा C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1/A1B2 माइनस A2B1। अब देखिए दो वेरिएबल होंगे, एक x या y। अगर आपको x निकालना है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है, आया कहाँ से अभी बताऊंगा, पहले चलो बता देते हैं ये फार्मूला आया। ये फार्मूला ऐसे आया, x y और 1। ये कहाँ से लिख रहा है नंबर, ये अभी जानने की जरूरत नहीं, बस फार्मूला याद रखना, ये वाला फार्मूला होता है किसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। ये भी एक मेथड है अलजेब्रिकली निकालने का। देखो यहाँ होता था B1C1 B2C2, ऐसी A1 A2 B1 B2, फिर x के लिए ये क्रॉस होता था, तो x के नीचे क्या आ जाएगा, B1C2 B2C1, x के नीचे क्या आ गया, B1C2 और B2C1, ऐसी y के नीचे क्या आ जाएगा, A1 B2, ओ नहीं सॉरी ये y का लाभी फिर हो गया, y में क्या आएगा C1A2, मतलब ये C1A2, ये इसके थे 2, फिर ये 2 इसके, फिर ये 2 1 के, तो y के लिए C1A2 और फिर C2A1, फिर 1 के लिए A1B2 और फिर A2B1। इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया हमारा ये वाला B1C2 B2C1। अच्छा, अगर मुझे x निकालना है तो क्या करेंगे हम, अगर हमें x निकालना है तो हम क्या करते हैं, सुनिए, अगर मुझे x निकालना है तो मुझे जब x निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, x अपॉन उसका जो फार्मूला बना था, कैसे बना था पता लग गया ना, x के नीचे BC लिखा, फिर BCAB, तो B1C2 B2C1, फिर C1A2 और A2C1 किसका हो गया था, C1A2 और A2C1 किसका हो गया था, दूसरे वाले का y का, फिर 1 के लिए क्या हो गया था, A1B2 और A2B1, ठीक है। अच्छा, C1A2 माइनस C2A1, तो C1A2 करा था और फिर C2A1 करा था, ठीक है, B1C2 और B2C1 और C1A2 C2A1 A1B2 A2B1। ये अगर मुझे x निकालना है तो B1C2 माइनस B2C1 लिखिए इज इक्वल टू 1 लिखिए, 1/A1B2 माइनस A2B1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 नीचे आएगा, ये ऊपर पहुंचेगा, तो x/1 इज इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1
अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये a1b1 क्या है, ये वही है। जैसे अगर ये इक्वेशन है c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी हमारी। अब इस इक्वेशन में a1 a2 जो है वो ये है a1 a2, b1 b2 जो होगा b1 और b2 नेगेटिव साइन के साथ है तो नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, और ये नेगेटिव साइन को इनके बीच में लगेंगे। ठीक, तो हम इस तरीके से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x का फार्मूला क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अच्छा, अगर y निकालनी है तो यहाँ पे ये तो सेम रहेगा, फिर इसके साथ क्या लिख देंगे हम, x वाला मसला हटा के y वाला मसला लिख देंगे, c1 a2 माइनस c2 a1। ठीक, फिर y का क्रॉस करेंगे, 1 उधर जाएगा, c1 इधर आ जाएगा ऊपर, तो y अपॉन 1 क्या बन जाएगा हमारा, c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये सबसे आसान है, बस इसमें करना क्या होता है, a1 b2 की वैल्यू रखो, a2 b1 की, c1 a2 सॉल्व करो तो y मिल जाएगा। तो y का फार्मूला ये बन जाएगा, x का फार्मूला ये बन गया। बना कैसे, इस तरीके से बना। तो याद रखना है x के नीचे bc है 1 2 2 1 x अपॉन bc माइनस bc, फिर 1 2 2 1। ऐसी y के नीचे क्या है, ca 1 2 2 1, फिर 1 के नीचे क्या है, ab माइनस ab, तो 1 2 2 1। फिर x का निकालना है तो x के साथ 1 को, y निकालनी है तो y के साथ। लेकिन फिर भी मैं फिर कह रहा हूँ, फार्मूले लगाने से पहले चेक कर लेना, क्यों इन्फाइनाइटी वाला है तो वो वाला ही तरीका लगा लेना, डायरेक्ट एक से निकाल के वो हर किसी को सेटिस्फाई कर जाएगा। और अगर कौन सा है, नो सॉल्यूशन है, पैरेलल वाला है तो करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो उम्मीद है ये वाली बात समझ आ गई होगी। तो ये 3 मेथड कौन से थे हमारे, अलजेब्रिकली मेथड थे कि क्या सॉल्व करने के, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करने के। ठीक है, अच्छा ये सारी बातें क्लियर हो गई। लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये वाली बात सब क्लियर हो गई। तो क्लास 10 में हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इतना ही था। ठीक, तो ये हमारी बात खत्म, क्लास 10 का चैप्टर ये है। अब इस पे क्वेश्चंस लगाओ। मैं यहाँ क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ वरना ये छूट जाएगा, बहुत सारा सिलेबस है, लेकिन आप इसके क्वेश्चन लगाओ, तरीके यही लगाओ जो मैं बता रहा हूँ। सॉल्यूशन कैसे करना, इक्वल टू उधर जाता है माइनस हो जाता है, ये वाली बातें तो हमें सब पता ही है। कोई भी चीज़ इक्वल की उधर जाएगी तो नेगेटिव बन जाती है, और इधर आती है तो पॉजिटिव बन जाती है, नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव बन जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव। मल्टीप्लाई वाली इक्वल की उधर जाएगी तो डिवाइड बन जाएगी, और डिवाइड वाली इक्वल की इधर आएगी तो क्या बन जाएगी, डिवाइड वाली इक्वल टू की उधर आएगी मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई वाली इक्वल की इधर आएगी तो फिर डिवाइड बन जाएगी। तो ये सारी बातें हमें पता है पहले से। तो बस आप फॉर्मूलेस लगाइए, सॉल्व कीजिए, और कोई दिक्कत हो पूछिए। हाँ, इसमें एक चीज़ है, जो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो वो हम लोग अलग से उसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं। ठीक, तो उसमें ये ऐसे क्वेश्चन भी इसमें बन जाते हैं कि 5 औरतें हैं, 4 आदमी मिलके कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो 3 आदमी और 4 औरतें मिलके कितने दिन में काम खत्म करेंगी। तो ये जो टॉपिक है, हम तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं है, लेकिन इसे हम टाइम एंड वर्क में रखेंगे। एक हल्का सा छोटा सा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, 8th क्लास में था, वो ज़रा सा टॉपिक डिस्कस कर देंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से ही मिलता जुलता होगा, इसमें उसके क्वेश्चंस मौजूद हैं। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स चैप्टर जो है 10th में, इसमें क्वेश्चन हैं कि 5 आदमी 4 औरतें इतने दिन में, तो 4 आदमी 3 औरतें इतने दिन में, तो अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों का जो कॉन्सेप्ट है वो हम अलग से डालेंगे, जो टाइम एंड वर्क के नाम से होगा। तो जब तक के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के जितने मेथड्स थे, अलजेब्रिकली, ग्राफिकली, वो सारे आपको मौजूद हैं। आप देखिए, पढ़िए, समझिए और क्वेश्चंस लगाइए। नहीं होते हैं तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले ये लगाने हैं, सॉल्यूशन यही है। क्वेश्चंस जितना करेंगे उतना क्लियर होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ के, देख के क्लियर नहीं हो पाई होंगी कि क्या फार्मूले लिखे हैं, लेकिन जब आप इन्हें यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, और जितना यूज़ करेंगे उतना आपका क्लियर हो जाएगा। तो जब तक लिए इतनी चीज़ें को यूज़ कीजिए, और जो वैसे क्वेश्चंस हैं वो हम अगले लेक्चर में टाइम एंड वर्क का एक टॉपिक डालेंगे, उसमें हम लोगों का क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।